अभी तक की बेहद ही खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा में आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल आर्य जी, जो कि इस कार्यक्रम में एक विश्लेषक और जज की भूमिका में हैं। स्वागत है अनिल जी आपका। थैंक यू मनीष। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लिहाजा यहाँ विधायक और सांसद जनता ही चुनती है और फिर बनती है सरकार। लेकिन मौजूदा राजनीतिक ताने बाने में चंद वोटों के लिए राजनेताओं ने हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए जनता को जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद जैसे कई वर्गों में बांट दिया है। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत है मौजूदा सियासी तंत्र को बदलने की, और ये तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि के बेदाग और कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसे ही एक कोशिश है जिसकी सफलता जनता की भागीदारी से ही मुमकिन है। सूबे के तमाम हलकों में बेहतर नेता का चयन और जिम्मेदार विधायक तलाशना ही इस कार्यक्रम का मकसद है। वैसे तो इस कार्यक्रम के जरिए 2 चरणों में एमएलए के बेहतर विकल्प तलाशे जाते हैं। पहले चरण में उम्मीदवारों की प्रोफाइल 11 मापदंडों पर आंकी जाती है, जबकि दूसरे राउंड में पहुंचने वाले टॉप 6 उम्मीदवारों को गुजरना होता है ज्यूरी की कसौटी से। अनिल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम के एक बहुत ही अहम हिस्सा है। क्या लगता है जो टॉप 6 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनमें कितना मादा होता है मौजूदा राजनीतिक तंत्र को बदलने के लिहाज से? अनामिका, मौजूदा दौर की जो राजनीति है वो उस पड़ाव पर पहुंच गई है जहां जो आम मतदाता है, खासकर युवा मतदाता, उसके मन में इस राजनीति से घृणा सी हो गई है, वितृष्णा सी हो गई है, वो दूर भागता है। जब राजनीति ऐसी हो गई हो जी, लोगों के नेता ऐसे हो गए हों और जनता को लगता है कि जो नेता बनता है वो लूटने के लिए बनता है, खसोटने के लिए बनता है, करप्शन के लिए बनता है जी, और झूठे वायदे करने के लिए बनता है जी। उस दौर में अच्छे नेता की तलाश, कर्मठ नेता की तलाश, ईमानदार नेता की तलाश, जिम्मेदार नेता की तलाश अपने आप में बहुत बड़ा संकल्प, बहुत बड़ी चुनौती है। और खबर अभी तक ने वो चुनौती स्वीकारी, वो संकल्प किया और ये कोशिश की कि हम इस प्रदेश को ऐसे नेता खोज के दे पाएँ, ऐसे लोगों को सामने लेके आ पाएँ जिसको जनता देखे और उस क्षेत्र की जो मतदाता है वो कहे कि हाँ एमएलए हो तो ऐसा। यही वजह थी कि हमने 11 मापदंड तय किए। एक पूरा सेशन रहा, कई दिन का सेशन, पूरा चिंतन और मनन के बाद कि कौन कौन से मापदंड हो, किन किन कसौटियों पर किसी उम्मीदवार को कसा जाए, ताकि वो जब बाहर निकले उन कसौटियों से कसकर, वो जब जनता के बीच में आए तो जनता उसको देख के ये माने कि हाँ मेरा प्रतिनिधि, मेरा जनप्रतिनिधि, मेरा नेता, मेरा विधायक ऐसा होना चाहिए। इसीलिए 11 मापदंड रखे गए। उन मापदंडों में हमने शिक्षा भी रखी, उन मापदंडों में हमने लाइसेंस और ड्राइवर की बात भी की, उन मापदंडों में हमने वार्षिक आय की बात भी की, उन मापदंडों में ये बात भी की कि उस व्यक्ति ने, उस नेता ने पहले कौन सा चुनाव लड़ा है, पंचायत का लड़ा है, नगर निगम लड़ा है, नगर परिषद लड़ा है, विधायक लड़ा है, सांसद लड़ा है या नहीं भी लड़ा है। हमने इन मापदंडों में ये कोशिश भी की कि जो नए लोग हैं, जो बिल्कुल फ्रेश चेहरे हैं लेकिन राजनीति करना चाहते हैं, जनता के बीच में जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं आगे, वो आगे हैं। हाँ, ये बात ठीक है, अनुभव के अनुसार हमने अंकों में घट बढ़त की। हमने महिलाओं को 2 अंक अधिक भी दिए, इसलिए दिए कि महिलाएं अगर आगे आएंगी, जैसा हमने सारे शो के दौरान देखा, जब बात की लोगों से, तो उनका मानना है कि अगर महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ती है तो राजनीति में एक सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश बनती है। चाहे करप्शन की बात हो, चाहे जिम्मेदारी की बात हो, चाहे अनुशासन की बात हो, वो तमाम चीज़ें और बढ़ सकती हैं और जुड़ सकती हैं अगर महिलाएं राजनीति में आगे आएंगी। हमने युवाओं की बात भी की, हमने खुश के साथ जोश की बात भी की, वो तमाम चीज़ें हमने जोड़ी जो हम 11 मापदंडों में जोड़ सकते थे, जिसकी वजह से जनता को अच्छा उम्मीदवार, कर्मठ व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति, एक ट्रांसपेरेंट व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति सामने मिले, ऐसा नेता उसके पास आए कि जो समस्याओं को समझे, उसके दुख और दर्द को समझे, और सिर्फ समझे नहीं, उसका समाधान भी खोजे। उसको ये मालूम हो कि अगर इस क्षेत्र की समस्या ये है, इस हल्के की समस्या ये है, इसका समाधान क्या है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो,
चाहे महिलाओं की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, चाहे लोगों को, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे कुटीर उद्योग की बात हम कर रहे हो, चाहे लघु मध्यम उद्योग की बात हम करें, तमाम तरह की बातें हमने रखी। हमने अपने जूरी राउंड में भी देखा। और जो 11 मापदंड है, इनमें जो 11वां मापदंड है छवि और साख, वो मापदंड है जिसके लिए हमने 20 अंक रखे। 100 में से 20 अंक एक मापदंड के लिए रखना, इसलिए रखे 20 अंक कि उसमें छवि और साख किसी व्यक्ति की क्या है, छवि और साख बनती कैसे है। अगर किसी नेता पर, किसी जनप्रतिनिधि पर वहाँ के मतदाताओं को भरोसा नहीं है, वो ये जानता है कि कहता कुछ है करता कुछ है, उसको पता है कि ये व्यक्ति किसी का ले तो उसको देता नहीं है, उसको मालूम है कि इस व्यक्ति का करैक्टर क्या है, इसका चाल चलन क्या है, ये क्षेत्र को समझता है कि नहीं समझता, ये हल्के में रहता है, ये तमाम चीज़ हमने जोड़ने की कोशिश की। यही वजह है कि उन 11 मापदंडों पर जब किसी व्यक्ति को कसा गया और जब वो टॉप 6 में पहुंचा, जैसा आज का शो हम जब देख रहे हैं, 22 लोग ऐसे थे जिन्होंने हमको अप्लाई किया, हमारे पास आए। एक बहुत बड़ी सफलता है इस शो की कि अगर किसी हल्के से 22 लोग आते हैं अपने आप को एमएलए हो तो ऐसा साबित करने के लिए, और 22 में से पहले राउंड में हमने 16 चुने, फिर 16 में से 6 चुनना, और 6 इन कसौटियों पर कसने के बाद, और 6 के बाद फिर जब जूरी राउंड आता है तब कहीं एक का सिलेक्शन होता है। लेकिन जो 6 लोग आते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा सिलेक्शन है। और मेरा मानना यह है कि 6 लोग 11 कसौटियों पर कसने के बाद वही लोग होते हैं जो उस क्षेत्र की किस्मत को बदल सकते हैं। ये वही लोग होते हैं जो वहाँ के मतदाताओं को समझ सकते हो, मतदाताओं की आशाओं के अनुरूप हों, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। इसीलिए मुझे लगता है कि ये लोग वो लोग हैं जो किसी भी तंत्र को बदल सकते हैं, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे उस क्षेत्र की व्यवस्था हो। तो अपना मानना ये है कि 6 लोग वही हैं जो राजनीतिक तंत्र को बदलने का पूरा मादा रखते हैं। जी बिल्कुल, इस कार्यक्रम की तमाम प्रक्रिया काफ़ी पारदर्शी है और लोगों का भरोसा लगातार बरकरार रखना इसी पारदर्शिता का नतीजा है। बहरहाल दर्शकों को बता दें कि इस कार्यक्रम में हम उन्हीं लोगों की समीक्षा कर सकते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन किया है, लेकिन ये भी तय है कि जो उम्मीदवार इस समीक्षा में सफल होंगे उनकी कार्य कुशलता वाकई में बेहतर होगी, यानी उनमें वाकई यहाँ तक पहुँचने की काबिलियत होगी। तो चलिए, एमएलए हो तो ऐसा कि आज की कड़ी में रुख करते हैं आदमपुर हलके का। रूबरू होते हैं यहाँ के वोट समीकरण, मौजूदा हालात और राजनीतिक इतिहास से। इस बार हमारी टीम पहुंची आदमपुर विधानसभा हलके में, जिसके अंतर्गत कुल 46 गांव आते हैं। यहाँ 1,32,633 मतदाता हैं, जिसमें जाट तकरीबन 30%, अनुसूचित जाति 22.61%, बिश्नोई करीब 17.34%, ब्राह्मण तकरीबन 3.22%, बनिया 3.76%, पंजाबी, राजपूत और अन्य समुदाय के लोग करीब 23.07% हैं। हरियाणा में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले चौधरी भजनलाल ने 1968 में पहली बार इस इलाके में कदम रखे थे। उसके बाद से आज तक इस निर्वाचन क्षेत्र में उनके परिवार का ही बोलबाला रहा है। चुनावी परिणाम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 1968 से लेकर अब तक भजनलाल परिवार ने ऐसी छाप छोड़ी है जिसे दूसरे दल अभी मिटा नहीं पाए। अब नजर यहाँ के राजनीतिक इतिहास पर। 1967 में पहली बार यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर हरि सिंह डाबड़ा ने चुनाव जीता था। 1968 में जब मध्यावधि चुनाव हुए तो भजनलाल कांग्रेस की टिकट लेने में कामयाब रहे और अपना पहला चुनाव जीता। भजनलाल ने 1972 में देवीलाल को हराया। इसके बाद 1977 और 1982 में भी भजनलाल ने यहाँ से जीत हासिल की। 1987 में भजनलाल की पत्नी जसमा देवी आदमपुर से चुनाव लड़ी और जीती। 1996, 2000 से लेकर 2005 में भी आदमपुर के विधायक की कुर्सी भजनलाल परिवार के पास ही रही। 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 67 सीटें जीती, लेकिन बाद में पार्टी हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बना दिया, जिससे खफा भजनलाल ने 2 दिसंबर 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन कर एक अलग पार्टी बनाई। ऐसे में आदमपुर में उपचुनाव हुए तो भजनलाल ने हजका के टिकट पर जीत दर्ज की। 2009 में हजका के टिकट पर कुलदीप बिश्नोई जीते, जो 2011 में हिसार में हुए उपचुनाव में जब सांसद बने तब उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई ने यहां से जीत दर्ज की। यहाँ से रेणुका बिश्नोई पूर्व विधायिका हैं। हमारा भी यही कहना है कि अगर जनता
उनकी कार्यशैली से संतुष्ट है तो उन्हें फिर से चुनें। लेकिन अगर जनता उन्हें जाति, एहसान, किसी दबाव या स्वार्थ की पूर्ति के लिए वोट डालती है तो जनता भी मौजूदा व्यवस्थाओं के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितने की नेता। अनिल जी, आदमपुर का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है? मनीष, आदमपुर क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां चौधरी भजनलाल की जो सियासत है, जो राजनीति है, वो परवान चढ़ी और वो मुख्यमंत्री बने। नॉन जाट मुख्यमंत्री के तौर पे जितना बड़ा नाम चौधरी भजनलाल का रहा उतना किसी और नॉन जाट मुख्यमंत्री का नहीं रहा। और उनको ये माना जाता है कि राजनीति के चाणक्य थे, राजनीति में पीएचडी की हुई थी। पूरी की पूरी सरकार को बदल के रातों रात दूसरी पार्टी में शामिल होना, वो इतिहास में चौधरी भजनलाल के साथ है। और आदमपुर क्षेत्र में उनकी जो बरादरी है, उनकी जो जाति है बिश्नोई, चौधरी भजनलाल बिश्नोई जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। 17% मतदाता है, लेकिन जाट वहाँ 30% है। इसके बावजूद उस क्षेत्र में चौधरी भजनलाल की तूती बोलती रही, उस परिवार की तूती बोलती रही और आज भी वहाँ तूती बोलती है। अभी तक जितने उठा के देखें वहाँ भजनलाल परिवार के लोग जीते हैं, चाहे वो भजनलाल जीते हों, चाहे यशमा देवी जीती हों, चाहे कुलदीप बिश्नोई जीते हों और चाहे रेणुका बिश्नोई उनकी पत्नी जीती हों। पिछले इलेक्शन में 2009 में कुलदीप बिश्नोई जीते थे, लेकिन 2011 में जब हिसार उपचुनाव हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वहाँ से उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई विधायक बन गई। वहाँ पर भजनलाल जी के बारे में माना जाता है, स्वर्गीय हो चुके हैं वो, कि उन्होंने उस क्षेत्र में हर घर में कोई ना कोई नौकरी दी है। उन्होंने जाटों को भी नौकरी दी है। भले ही वो पूरे प्रदेश में नॉन जाट लीडर के तौर पर स्थापित थे, पर उस क्षेत्र के जाटों के बीच में उनकी पकड़ रही। लेकिन अब स्थितियाँ बदली हैं। हम पिछला लोकसभा चुनाव अगर देखें, उस लोकसभा चुनाव में खुल के, क्योंकि हिसार लोकसभा चुनाव जो था वहाँ जाट वर्सेस नॉन जाट का फैक्टर था। एक तरफ चौधरी भजनलाल के पुत्र थे कुलदीप बिश्नोई, दूसरी तरफ ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र दुष्यंत चौटाला, दोनों के बीच में संघर्ष था, जाट वर्सेस नॉन जाट। उस आदमपुर हल्के से जहाँ ये मार्जिन उम्मीद कर सकते थे कि कुलदीप बिश्नोई को 30 से 40 हज़ार का मार्जिन होना चाहिए जीत पर, वो मैच 15 हज़ार के आसपास रहा। तो ऐसा लगा कि कहीं भजनलाल परिवार की जो ज़मीन है वो दरक रही है क्या। पर उस चुनाव में जो जाट नेता थे, चाहे वो कांग्रेस के थे चाहे वो लोकदल के थे, वो लोकदल के पाले में कुछ पर्दे के आगे कुछ पर्दे के पीछे खड़े दिखाई दिए। जाट वोटों का एकजुट होना जो था वो दुष्यंत चौटाला के पक्ष में गया। कुलदीप बिश्नोई को उतनी बड़ी बढ़त नहीं मिली जितनी बड़ी बढ़त मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव है तो वहाँ इनेलो अपनी हिसाब से चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के चुनाव अपने हिसाब से होंगे। और जो नॉन जाट है वो भजनलाल परिवार का वहाँ पर क्लियर कट दिखता है। चर्चाएँ वहाँ ये चल रही हैं कि वहाँ कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई तो हचका से होंगी, अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला शायद वो इनेलो से चुनाव में लड़ें। रेणुका बिश्नोई की वो ससुराल है और नैना चौटाला की वो मायका है। अजय चौटाला का ससुराल उसी क्षेत्र में है। अगर ये इक्वेशन बनती है कि बहू वर्सेस बेटी, तो चुनाव बड़ा रोचक होगा। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वहाँ अभी तक के जो समीकरण है, अभी तक के जो हालात हैं, वहाँ चौधरी भजनलाल के परिवार को हरा पाना बेहद मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर नैना चौटाला आती हैं तो कुछ चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं कि सारी जाट वोट एक पक्ष में खड़ी हो जाएं। और कांग्रेस ने पिछली बार वहाँ कुलदीप बेनीवाल को उतारा था। अगर जाट वोट नहीं बढ़ती हैं तो बेशक ऐसा कुछ हो, लेकिन लगता यह है कि वहाँ भजनलाल परिवार को हरा पाना बहुत टेढ़ी खीर है। जी, थोड़ी और सियासी चर्चा करेंगे अनिल जी के साथ, जो कि हमारे साथ मौजूद भी हैं। और पूरी तरह से एक पॉलिटिकल शो हो तो थोड़ी और पॉलिटिक्स पर बात ज़रूर होनी चाहिए। अनिल जी, क्या एसवाईएल चुनावी स्टंट है या वाकई में लोगों की समस्या का समाधान? जब भी चुनाव आते हैं एसवाईएल का मुद्दा खड़ा हो जाता है। चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे इनेलो बीजेपी की हो, चाहे हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी की सरकार रही, चुनाव के वक्त ये मुद्दा पूरे जोर से उछलता है। इसलिए उछलता है कि एसवाईएल के ऊपर इस प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा डिपेंड है, खासकर साउथ हरियाणा का जो क्षेत्र है। अगर एसवाईएल नहर बनती है तो इस क्षेत्र की जो भूमि है उसको पानी मिलेगी, सिंचाई होगी। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि तमाम पार्टीज बात तो करती हैं जी, लेकिन और पूरी गंभीरता दिखाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन जब सरकार हरियाणा में भी, पंजाब में भी और सेंटर में भी, तीनों जगह पर सरकार एक ही पार्टी की हो, तब भी ये मसला नहीं सुलझता। इसलिए नहीं सुलझता कि लोगों की अपनी अपनी क्षेत्रीय राजनीति होती है। जहाँ के जो हरियाणा के नेता हैं वो हरियाणा के हिसाब से बात करते हैं, पंजाब के नेता पंजाब के हिसाब से बात करते हैं। पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी, अमरिंदर सिंह वहाँ सीएम थे, हरियाणा में भी चौधरी हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। वहाँ की विधानसभा ने प्रस्ताव पास कर दिया इसके खिलाफ अमरिंदर सिंह के सीएम होते हुए, और यहाँ के लोगों ने कुछ नहीं किया।
आज जब चुनाव सिर पर आ गए फिर एकजुटता की बात दिखाई जा रही है। जब इनेलो की सरकार यहाँ पर थी, वहाँ अकाली दल की सरकार थी, सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। मैं ये मान के चलता हूँ एसवाईएल का मुद्दा हरियाणा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ के किसानों के लिए बड़ा मुद्दा है, यहाँ की ज़मीन के लिए बड़ा मुद्दा है। लेकिन पार्टीज चेतती तभी हैं, दिखती तब है जब चुनाव आता है और लगता है कि मुद्दा बनेगा। सिर्फ एसवाईएल के मुद्दे पे कुछ चुनाव अब लड़ा जा रहा है, मुझे लगता नहीं। 1987 में जब ताऊ देवीलाल 85 सीट लेके बने, एक न्याययुत लड़ा गया पानी के लिए, तब भी क्या हुआ? अंततः तीनों हरियाणा और पंजाब की जो राजनेता हैं अपनी राजनीति कर जाते हैं, जनता वहीं की वहीं रहती है। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो पूरी जो कहानी है ये महज एक चुनावी स्टंट ज़्यादा है, गंभीरता दिख नहीं रही। अब भी देख लिए, बस हुड्डा ने प्रस्ताव पास कर दिया, वो मोदी से मिलने जाएंगे। अरे जब यूपीए 1 और यूपीए 2 था और आपकी सरकार भी वहाँ थी, तब आपने प्रेशर क्यों नहीं डाला कि मुद्दा सुलझाया जाए? अब क्या ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो गंभीर हैं लेकिन मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है? इनेलो की बिल्कुल सुर अलग हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस तो एक जगह खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब इनेलो कह रहे हैं कि हुड्डा को अपना मुख्यमंत्री मानते नहीं, नेता मानते नहीं, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। इस प्रदेश के लोग, इस प्रदेश के नेता जब तक एकजुट नहीं होंगे और पंजाब के लोग भी, पंजाब के नेता भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगे, इस मुद्दे का सुलझना बहुत बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जी, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापसी होगी।